हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एक नो नथिंग इन्वेस्टर को, जिसको कुछ भी पता नहीं है स्टॉक मार्केट को, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी से या लमसम अमाउंट से, और हम कैसे एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो हम जो स्टॉक मार्केट के गुरु हैं वॉरेन बफे, जिसको पूरी दुनिया मानती है, उनसे हम क्या तीन चीज़ें जो सीख सकते हैं उनके कोट से, वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो वॉरेन बफे है, उनका चार्ली मुंगर करके है, उनका कोट रेफर करके वॉरेन बफे बोलता है, द बिग मनी इज नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग द स्टॉक्स बट इन वेटिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसको मैं एक एग्जांपल से कोशिश करता हूँ बताने की, कि वो जिसमें बेसिकली वॉरेन बफे ये बोलना चाह रहा है कि आप ये मत सोचिए, कोई भी अगर स्टॉक मान लीजिए मैंने एक स्टॉक बाय करा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जो प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, जो 1600 रुपये का मैंने बाय करा। अब अगर है ना, मैंने 1600 रुपये का असली में भी बाय कर रखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब वो एक बार 2400 रुपये भी हुआ, कभी 2000 रुपये हुआ, और आज की डेट में शायद 1950 करके कुछ है। तो अगर मैं डेली उसकी प्राइस देखूंगा कि यार 2400 हो गया, 2200 हो गया, 1900 हो गया, तो होगा क्या कि मैं उसको बेच दूंगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे माइंड में ऐसे सोच रखा है, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपीज़ का करा या 2 लाख रुपीज़ का करा रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अगर बाय मैंने करा 1600 रुपये पे, तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि उसका जो मैं आपकी जो वेल्थ है उसको 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना करने की कोशिश करूँ, तब जाके मेरी एक बहुत बड़ी वेल्थ मैं क्यूमुलेट कर पाऊंगा। अगर मैं लाख रुपए का शेयर खरीद के 1,20,000 पे बेच दूंगा, 1,30,000 पे बेच दूंगा, तो मेरी कोई लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा उससे। हो सकता है मैं 2 4 5 दिन के लिए बहुत खुश हो जाऊं, लेकिन मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं लाख रुपए का शेयर खरीद के उसको 5 साल 10 साल होल्ड करके उसको 7 लाख 8 लाख में अगर मैं बेचता हूँ और एक वेल्थ क्रिएट कर पाता हूँ, तो मेरी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी। अब इससे वॉरेन बफे ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपने एक 1 करोड़ रुपए के आप घर में रहते हैं। अब आप या फिर 50 लाख के घर में रहते हैं, या कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, 1 करोड़ के आप घर में रहते हैं। अब डेली है ना, आपको अभी जब कोविड हुआ तो न्यूज़ आई कि आपकी जो प्रॉपर्टी प्राइजेज है वो 30% से गिर गई है या 20% से गिर गई है। तो आपका जो 1 करोड़ का घर था वो 70 लाख रुपए हो चुका है, लेकिन आपको उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपका माइंडसेट ये था कि आपको घर बेचना बेचना तो है नहीं, तो आपको कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन स्टॉक मार्केट अगर 30% से गिर जाता है या 40% से गिर जाता है तो हाहाकार मच जाता है, क्योंकि आप डेली स्टॉक प्राइजेस चेक करते रहते हैं। तो आप वैसे माइंडसेट से हो चुके, क्योंकि आप प्राइस पे ही फोकस करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आपके पास कोई भी शेयर हो, जैसे आईटीसी का शेयर आजकल सब खरीद रहे हैं, तो मैं आप मुझसे पूछूंगा कि 4 क्वार्टर का उसका नेट प्रॉफिट क्या है, उसकी सेल्स क्या है, या उसकी मार्केट कैप क्या है, तो आप में से कोई भी बता नहीं पाएगा जो आपने शेयर खरीद रहा है, क्योंकि आप उसकी कंपनी के ओनर जैसे बिहेव नहीं करते हैं। आप ये बिहेव करते हैं कि आप उसके स्टॉक प्राइजेज है, आप बस एक चार्ट देखते हैं कि ये 100 150 रुपये था, अब 200 हो गया, तो हो सकता है 250 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको कुछ पता नहीं होता है। आप ना इसलिए मैं हमेशा वो बोलता हूँ कि नो नथिंग इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको, क्योंकि पीपल क्या करते हैं, एक प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक वीडियो डाला था गोल्ड का, कि 45,000 का गोल्ड खरीदिए, वो 1.5 लाख से भी ऊपर हो जाएगा 5 6 साल में, क्योंकि अभी जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि जब भी व्हेन सेंटिमेंट्स आर लो देन ऑटोमेटिकली द इन्फ्लेशन विल राइज एंड द कमोडिटी प्राइस विल ऑटोमेटिकली राइज। तो जब भी सेंटिमेंट्स लो होते हैं, कंडीशंस इन्वेस्टमेंट की लो होती है, तो हमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कमोडिटी की प्राइस जैसे कि गोल्ड है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा, जो स्टॉक मार्केट है वो भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगा 5 6 साल के अंदर। तो अब डेली कोई 45,000 का हो जाता है गोल्ड, कभी 50,000 का हो जाता है, और अभी जैसे एक बार 55,000 जाके फिर 50,000 हो गया। तो जिसने खरीदा था उस टाइम मेरा वीडियो देख के, वो मुझसे बार बार पूछता है कि 4,000 रुपये कम हो गया, अब गोल्ड अब क्या करना चाहिए। तो मैं बेसिकली उसको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए उसकी शादी हो गई है 5 साल पहले, तो उसका जो शादी में जो गोल्ड दिया था वो 30,000 रुपये में ख़रीदा हुआ है। तो अगर उसको ऐसा लग रहा है कि जो जो उसकी वाइफ को गोल्ड दिया था, उसने दिया था, उसके ससुराल वालों ने दिया था, तो उसकी वैल्यू 30,000 रुपये थी। अब उसको लग रहा है कि यार प्राइस डाउन हो जाएगी, तो अगर उसको लग ही रहा है कि प्राइस डाउन हो जानी चाहिए, तो उसको वो भी बेच देना चाहिए शादी वाला गोल्ड। लेकिन वो बेचेगा नहीं, क्योंकि उसमें उसको माइंड में उसको कोरिलेट करके वो उसकी प्राइस नहीं देखता है। मेरी बेसिकली उस वीडियो का डालने का पर्पज़ था कि जब आपको पता है कि गोल्ड की प्राइस अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख रुपए हो जाएगी, मैंने अप्रॉक्सीमेट को वैसे प्राइस बताई थी, 1.25 लाख से 1.5 लाख हो जाएगी, तो मेरा पर्पज़ ये था उसको वीडियो को डालने के लिए कि हर महीने जैसे जैसे आपकी इनकम होते जाए, वैसे वैसे आप 5,000 2,000 100 रुपये 500 रुपये
कुछ भी आपकी जैसे जैसे कैपेसिटी है वो आप हर महीने डालते जाएं। आप प्राइस के फ्लक्चुएशन को ऑब्जर्व नहीं करें। अगर आप जैसी प्राइस की फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व करेंगे तो आपने जो पहले कम रेट पे जो गोल्ड खरीदा हुआ है वो आप उसको बेच देंगे और आप एक वेल्थ अक्यूमुलेट करने से रह जाएंगे। दूसरा जो प्राइस दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि नेवर डिपेंडेंट, जो वॉरेन बफे बोलता है, आपकी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे आप कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अब उससे वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप केवल सैलरी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके केवल बिजनेस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपकी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम सबसे जो ईजी होता है क्रिएट करना वो होती है इन्वेस्टमेंट से। अब जैसे कि मैंने सेम एग्जांपल दे देता हूँ, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे 1600 रुपये के, 2 लाख रुपए के। अब उससे मेरे को 3000 रुपये 1.5% का हमेशा डिविडेंड आ जाएगा। जैसे वो डिविडेंड 3000 रुपये ही आए एक साल का, लेकिन वो मेरी एक अदर सोर्सेज ऑफ इनकम हो गई जिसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना। और जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा 5 साल में 10 साल में, तो वो मेरी हो गई प्राइस एप्रिसिएशन की इनकम। तो इस टाइप की इनकम आपको क्रिएट करनी चाहिए जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, या बहुत कम टाइम स्पेंड करके भी आप एक इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, चाहे से वो छोटा सा ही अमाउंट हो। और धीरे धीरे अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए, जैसे जैसे ये ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है 70,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये, और आपकी अभी डिविडेंड इनकम है या रेंट की इनकम है या कोई भी ऐसी इनकम जिसके लिए आपको काम नहीं करना, वो है 1,000 रुपये। तो आप कोशिश कीजिए इस 1,000 को 1 लाख तक किस तरह से लाया जाए। धीरे धीरे हो सकता है इसमें 10 साल लग जाए, 12 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, लेकिन जैसे ही आप ये दोनों एक इनकम बराबर हो जाएगी तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। आप अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं। आपको अगर 9 to 5 की जॉब छोड़नी है तो आप आराम से छोड़ सकते हैं, और अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आपको करना पड़ रहा है तो वो भी छोड़ सकते हैं। और अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जॉब आपको अच्छी भी लगती है, फिर भी अगर आपकी इनकम सेम हो जाएगी, जो इन्वेस्टमेंट इनकम है या डिविडेंड इनकम है या रेंटल इनकम है, वो अगर सेम हो जाएगी तो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ वाइज, तीनों चीज़ में। अब इसमें दूसरा तीसरा वो जो पॉइंट है वो भी बहुत मेन लगता है मुझे, जो वो खर्चों पे कोशिश करता है वॉरेन बफे बताने की। इफ़ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड यू विल हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। अब इसका भी एक एग्जांपल है कि जैसे वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसी चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड में लगता है आपकी ज़रूरत है, लेकिन उसको आपको वैसे कोई ज़रूरत है नहीं। इसका सबसे एग्जांपल है, 1 लाख का आप आईफोन खरीदते हैं या फिर कोई भी फ़ोन खरीदते हैं कैमरे के लिए या फिर दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन आपका बेसिकली आप अगर आप देखेंगे आपके 10 दोस्त हैं जिनके पास लाख रुपए का आईफोन है या लाख रुपए का कोई सैमसंग का फ़ोन है। अब उनका जो बैलेंस होगा, अगर आप एवरेज बैलेंस देखेंगे तो उनका कभी भी लाइफ में लाख रुपए का बैलेंस नहीं होगा। तो मतलब उन्होंने फ़ोन इतने का ख़रीद लिया है जिनका उनका बैलेंस भी नहीं है बैंक में। तो उसमें क्या होगा कि वो आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि यार मेरे पास तो 1 लाख रुपए का फ़ोन है, अब क्या हो रहा है, लेकिन उनका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो आपका जब तक आपका हाथ में फ़ोन है तब के पास बैंक बैलेंस नहीं है, तो उस फ़ोन का कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं या फिर, लेकिन सामने वाले को भी पता लग जाता है कि आप एक ये शो ऑफ कर रहे हैं, इनके पास अंदर से ही खाली है। अब दूसरी, जैसे इससे सेम एग्जांपल दीजिए, मेरे पास जो फ़ोन है 2-3 साल से, वो केवल 20,250 रुपये का फ़ोन है, उसकी स्क्रीन भी क्रैक हो रखी है। लेकिन अगर आपको सामने वाला कोई भी मेरे से स्क्रीन क्रैक हो रखी है जिसमें नकली 500 रुपये की स्क्रीन मैंने लगा रखी है, ये मैं वीडियो पे भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि बेसिकली अगर जो जिसके पास भी आईफोन है या फिर कोई भी फ़ोन है, मैं अपनी कुछ वो बड़ाई या कुछ बुराई कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपको बस एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके अंदर से वो जो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1 लाख का फ़ोन लेके आपको कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आपके पास जो बैंक बैलेंस है उससे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके पास, मेरे सामने कोई 1 लाख का फ़ोन खरीद लेता है 5-6 भी, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मैं उससे जेलस नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है उसका जो उससे काफ़ी मतलब बैलेंस काफ़ी ज़्यादा होगा अपने पास। तो फिर उससे क्या होगा कि आपका अंदर से जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको 20,000 का टूटा हुआ फ़ोन से भी वो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा रादर देन आपको कोई ऑब्जेक्ट खरीदने से। फ़ोन का मैंने ऐसे एग्जांपल लिया है, फ़ोन हो गई या कोई गाड़ी हो गई महंगी, आपको बेसिकली मैं ये नहीं बोल रहा कि आप महंगा फ़ोन नहीं खरीदिए या महंगा गाड़ी नहीं खरीदिए। अगर आपका बैंक बैलेंस 40 लाख रुपए है तो आप बिल्कुल 1 लाख का फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस 2-4-5 लाख रुपए ही है, फिर भी आप 1-1 लाख के फ़ोन खरीद रहे हैं या EMI पे फ़ोन खरीद रहे हैं, तो उससे आपका क्या होगा, किसी ना किसी टाइम पे लाइफ में आपको मॉनेटरी दिक्कत हो जाएगी। अब उससे बेसिकली ये वॉरेन बफे भी बोलना चाह रहा है और मैं भी उसकी एक्सेप्ट करता हूँ। उससे क्या होगा, फ़ोन के चक्कर में आपको घर के सामान वामान बेचने पड़ जाएंगे,
जब आपकी सैलरी कम हो जाएगी या जॉब चली जाएगी या फिर आपकी बिजनेस में कुछ दिक्कत आ जाएगी, तो उससे इस जो परिस्थिति है, इस टाइप की परिस्थिति ना आए, उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर उसके लिए थोड़ा होल्ड पे रख देना चाहिए। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगता है कोई फ़ोन खरीदना या कोई गाड़ी खरीदना, तो उसके लिए आप एक कैपिटल खरीद लीजिए। जैसे 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है आपको, तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आपके पास 50 लाख रुपए के आसपास गोल्ड में, कोई शेयर में या फिर कोई निफ्टी में आपके पास फंड हो, फिर आप 20 लाख की गाड़ी खरीदिए। अगर आपको कोई 1 लाख का फ़ोन खरीदना है तो 20-25 लाख रुपए आपके पास कोई इन्हीं चीज़ों में होने चाहिए। तो आपका नेग्लिजिबल अमाउंट हो जाएगा 5-10% का। अगर आप फ़ोन खरीद भी लेते हैं आपकी वेल्थ का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेल्थ, लिक्विडिटी वेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास 1 करोड़ का घर है, उससे वो कोई वेल्थ नहीं है, उसको आप बेच तो नहीं खा पाओगे ना। मतलब आपके जो भी वेल्थ होनी चाहिए वो हमेशा लिक्विड होनी चाहिए, विच कैन बी लिक्विडेटेड इन द नेक्स्ट 48 आवर्स। अगर आपकी कोई भी वेल्थ है 48-72 आवर्स में अगर आप लिक्विडेट कर पा रहे हैं, तो वो वेल्थ की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ETF, इस तरह की वेल्थ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप इस कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या आपको कोई सजेशन देना है या आप एग्री नहीं करते हैं किसी बात से, तो भी आप मुझे एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।